नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज में फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट और यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा पूरा लेक्चर देखा होगा तो पॉलिटी के सीरीज में आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ गया होगा और एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना जो है काफ़ी कम हो गई होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना जो है वो बहुत ही कम हो गई होगी। तो और उससे पहले अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पार्ट 2। इसमें हम लोग लगभग 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये देख रहे थे हम लोग सी एंड ए जी के बारे में है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि सी एंड ए जी जो है कंट्रोल्स ऑल डिसबर्समेंट्स एंड ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट। जो कहने का मतलब है कि सी एंड ए जी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो जितने भी अकाउंट्स होता है स्टेट और यूनियन को उसको ऑडिट करता है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि सी एंड ए जी जो है वो स्टेट और यूनियन दोनों के अकाउंट को ऑडिट करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वो एनुअली जो है अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सी एंड ए जी जो है अपना एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो एनुअल रिपोर्ट होता है सी एंड ए जी का, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के समक्ष में रखा जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसको देखती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के समक्ष जो है वो सी एंड ए जी का रिपोर्ट रखा जाता है और उस पर डिस्कशन होता है और सी एंड ए जी जो है उसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उसकी सहायता भी करता है। इसलिए सी एंड ए जी को गार्जियन ऑफ पब्लिक वर्क्स भी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन कहता है कि नो मनी बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन बी स्पेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सी एंड ए जी। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलना रहता है तो उसमें जो है वो एक्ट बनाया जाता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है। अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होने के बाद जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। इसमें सी ए जी की कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सी एंड ए जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सी एंड ए जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। सी एंड ए जी जो है वो आर्टिकल 141 से वो आर्टिकल 151 में सी एंड जी के बारे में बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ही होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years और टिल द एज ऑफ 60 years। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और टिल द एज ऑफ 65 years। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय इम्पीचमेंट। बिल्कुल सही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही सी एंड ए जी को भी हटाया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि ही हैज़ टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सी वेदर एक्सपेंडिचर हैज बीन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सी एन ए जी के पास ये सी एन ए जी जो है वो यूनियन और स्टेट जितने भी है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका जो है एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है और ये देखता है कि जो एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है वो अकॉर्डेंस विद द लॉ के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सी एंड ए जी कैन बी रिमूव्ड। अभी मैंने पीछे पढ़ा कि सी ए जी कैसे हटाया जा सकता है। तो इन द सेम वे एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है वैसे ही सी एन जी को रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द मेथड ऑफ रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, मतलब इन तीनों में से किसका जो है रिमूवल का प्रोसीजर जो है वो सेम है। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इम्पीचमेंट के थ्रू और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है। यानी कि ऑल 3 आर करेक्ट, यानी कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है। तो तीनों आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जोनल काउंसिल की स्थापना कैसी हुई है। जोनल काउंसिल आर प्रोवाइडेड बाय, तो जोनल काउंसिल की स्थापना हुई है बाय पार्लियामेंट एक्ट, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया गया है और उसी एक्ट के अनुसार जो है जोनल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जोनल काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं। देखिए जोनल काउंसिल में जहाँ पे भी मीटिंग होती है उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहता है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वेयर द काउंसिल मीट्स, यानी कि जहाँ भी काउंसिल मीट करता है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेन पर्पस क्या है जोनल काउंसिल, यानी कि जोनल काउंसिल को जो स्टैब्लिश किया गया है बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, इसका मेन पर्पस क्या है। तो इसका मेन पर्पस होता है कि टू एडवाइज ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि एक जोन में जैसे ईस्टर्न जोन हो गया, वेस्टर्न जोन हो गया, सेंट्रल जोन हो गया, तो एक जोन के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो मैटर होगा कॉमन इंटरेस्ट का उस पर जो है डिस्कशन उस पर किया जाता है। तो मेन पर्पस जोनल काउंसिल का यही होता है कि जो कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर डिस्कशन किया जाता है और उस पर जो है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप इन 1990। याद रखना है कि इंटर स्टेट काउंसिल कब सेटअप हुई थी, तो 1990। और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि इसी क्वेश्चन में 2-3 आंसर आपको मिल गए कि इंटर स्टेट काउंसिल किस ईयर एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1990 में। किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ था, तो आर्टिकल 263 के। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ड्यूटीज एनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंटर स्टेट काउंसिल आर, इंटर स्टेट काउंसिल की ड्यूटीज जो है वो क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं। इंक्वायर इनटू एन एडवाइस ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच जो डिस्प्यूट्स होता है उस पर जो है इंक्वायरी होती है, उस पर जो चर्चा होती है और उस डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश की जाती है। दूसरा है कि इन्वेस्टिगेट मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कॉमन इंटरेस्ट के जो मैटर होते हैं दो से ज़्यादा स्टेट्स के, उस मैटर को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उस मैटर पर भी चर्चा होती है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मेक रिकमेंडेशन फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन रिलेटिंग टू एनी सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट पर अगर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है क्या या फिर कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है तो उस पर भी चर्चा की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993 के अनुसार उसके चेयरमैन कौन हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि उसके चेयरमैन कौन हो सकते हैं, तो चेयरमैन होते हैं केवल और केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान के हिसाब से कौन सा ऐसा है जिसे नहीं हटाया जाता है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले है डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो इनका तो रिमूवल का कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, इसे प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको रिमूव किया जाता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनके हटाने का प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाइज्जत दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इनको हटाया जाएगा, यानी कि इनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाएगा, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल के बारे में ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बी ए मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी, बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है क्या क्या पावर होते हैं इनके, तो ये किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, किसी भी हाउस में जाकर बोलने का अधिकार होता है, हालांकि वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है इनकी भी वही क्वालिफिकेशन होती है। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि ही कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। और इस तीसरा ऑप्शन कहता है कि इनकी क्वालिफिकेशन जो है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के बारे में, बिल्कुल करेक्ट है। ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय जज ऑफ हाई कोर्ट, ये स्टेटमेंट जो गलत है ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही शैल हैव द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है कि किसी भी कोर्ट में जाके ये सुनवाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर डी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। चेयरमैन और मेंबर जो है यूपीएससी के, उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा ही उनको अपॉइंट किया जाता है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं यूपीएससी के, वो मेंबर होते हैं, वो चेयरमैन तो बन सकते हैं लेकिन वो कोई अलग टाइप का जॉब जो है वो नहीं कर सकते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और चेयरमैन तो कुछ बन ही नहीं सकते हैं। मेंबर ऑफ यूपीएससी वो तो चेयरमैन बन सकते हैं लेकिन चेयरमैन के पास तो चेयरमैन के पास अगला पोस्ट कुछ होता नहीं है, तो वो जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फर्दर एलिजिबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने दिन का होता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 6 साल और 65 साल, जो भी जल्दी हो जाएगा वही कार्यकाल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला कहता है कि राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 साल एज जो है कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 साल कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए 21 साल होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है, 25 ईयर्स होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा कहता है कि वोटिंग के लिए जो है कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि जो वोटिंग का अधिकार जो 18 ईयर्स के बाद आता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेजुएट्स जो है वो किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर रहे थे उस समय ग्रेजुएट्स का एक डिस्कशन आया था कि ग्रेजुएट्स जो है वो किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन का पावर किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 324 आपको याद रखना है। इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 में डिस्कस किया गया है इलेक्शन कमीशन के पावर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। तो पहला तो कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, क्या पीएम ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है क्या इंडिया में? नहीं होता है। इलेक्शन होता है लोकसभा का होता है, लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में आती है उसमें से एक लीडर चुन के आता है, वही पीएम बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन भी देता है और इलेक्शन सिंबल भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है। इलेक्टोरेट किसे कहते हैं? हम लोग बार बार सुनते हैं इलेक्टोरेट, लेकिन इलेक्टोरेट किसे कहते हैं? तो वो सिटीजन जो इलेक्शन में वोटिंग का अधिकार जिनके पास होता है और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग इलेक्टोरेट कहते हैं। यानी कि ऑल द सिटीजन्स हु पोजेस द राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इलेक्शन आर कॉल्ड इलेक्टोरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया था। अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है कि बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि इनको हटाने का 2 ग्राउंड होता है। एक होता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और इनको जो है इम्पीचमेंट के थ्रू स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलेक्शन कमीशन इनमें से किसका चुनाव नहीं करवाता है। लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, लोकल बॉडीज का चुनाव कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो कितने साल तक यूपीएससी के मेंबर रहते हैं। तो वो रहते हैं 65 ईयर, 6 ईयर्स और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, याद रखना है 6 ईयर और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनकी अपॉइंटमेंट होती है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रेसिडेंट करता है। यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ यूपीएससी जो है कितने साल तक जो है ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि 6 ईयर और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, वो मेंबर्स के यूपीएससी और चेयरमैन जो है ऑफिस को होल्ड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर होते हैं उन्हें किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किनके सिग्नेचर के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है। वो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन है इंडिया में? IAS, IPS और IFS, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस है इंडिया में, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय, किसके द्वारा जो है मेंबर यूपीएससी के मेंबर को हटाया जा सकता है। इनका भी हटाने का वही प्रोसीजर है, इनको हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि इनको जो हटा इन पर जो है मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी अगर मेंबर्स के पास है अगर, तो इनको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो रिमूव किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं उनको कैसे हटाया जाता है, किनके द्वारा हटाया जाता है, तो उनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाता है और रिपोर्ट आती है सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर जो है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर जो है वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, तो वो गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। उनको हटाया किसके द्वारा रहता है, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देते हैं, वो गवर्नर को देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी का कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है कंपोजिशन, तो वो जो है वो डिटरमिन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि एक चेयरमैन होंगे और कितने मेंबर होंगे, ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाता है कि एक चेयरमैन होंगे कि 10 मेंबर होंगे, ये जो है एक चेयरमैन प्लस 10 मेंबर होंगे कि एक चेयरमैन प्लस 8 मेंबर होंगे, ये डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की क्वालिफिकेशन होती है ही मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, यानी कि वो पब्लिक अफेयर्स में एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने चाहिए, इनके अलावा इनकी कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, तो फाइनेंस कमीशन में होते हैं एक चेयरमैन और 3 मेंबर, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फाइनेंस कमीशन की, इनको की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा कितने साल बाद की जाती है, तो हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति जो है वो की जाती है, हर 5वें साल में फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को लगभग डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।